बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की एक ही सबसे बड़ी खबर है वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। और उनको कल हमने आपको नंबर गेम बताई थी कि नंबर्स गेम ईवान के अंदर क्या होगी। आज उनको 201 वोट मिले और उमर अयूब साहब जो उनके मुकाबले में थे तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार, उनको 92 वोट्स मिले। और दो जमातें ऐसी थी जिन्होंने अपना एहतजाज जो है आज रिकॉर्ड करवाया। उनका ये एहतजाज उस मुबैना धांधली से मुतालिक है जो वो समझते हैं उनके साथ इलेक्शन में हुई। एक तो थे JUI के पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब की। उन्होंने जब घंटियां बजाई गई तो वो ईवान से बाहर चले गए और वो इस आज जो वोटिंग का अमल हुआ वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उसका हिस्सा नहीं बने, तो उन्होंने एक किस्म का उसका बाइकआउट कर दिया। और दूसरे हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, वो BNP मेंगल के सरबराह हैं और वो ईवान के अंदर तो मौजूद रहे लेकिन वो इस कार्रवाई और इस इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जो उनके नज़दीक वो समझते हैं कि मुबैना धांधली उनके साथ हुई, तो लिहाजा उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। दो तकरीरें जो हैं, एक हुई शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो कि वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, और दूसरी तकरीर वो उमर अयूब साहब। इन दो तकरीरों के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा बिजली और टैक्स चोरी, ये दो चीज़ों की जो चोरी है ये मुल्क के लिए कैंसर है और इसको हम जड़ से उखाड़ देंगे। ये बड़ा अच्छा अज़्म है उनका। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन वो एक तारीख रकम करेंगे, क्योंकि इस मुल्क में अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो मैं और आप हैं, गरीब लोग हैं। और जो अमीर तबका है यानी कि जो बिलियनियर्स हैं, अरब हार रुपए उनके पास हैं, लेकिन वो टैक्स पूरा नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं, जिसकी वजह से मैं और आप महंगी चीज़ें खरीदने पे मजबूर हैं। अगर वो ये काम कर जाते हैं, और बिजली चोरी भी गरीब आदमी कम करता है, अमीर आदमी बहुत ज़्यादा चोरी करता है। मेरे आपकी चोरी करें, क्या हम चोरी कर लेंगे? हम तो कर ही नहीं सकते, हम फ़ौरन पकड़े जाएंगे। अगर वो बिजली चोरी को भी काबू कर लेते हैं तो ये दो इनकलाबी कदम होंगे अगर वो इसमें कामयाब हो गए। एक तो उन्होंने इसकी बात की। दूसरी बात उन्होंने की मुल्क की जो आमदनी और अखराजात का मामला है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि विफाक सूबों को जो NFC का हिस्सा देता है वो अदा करने के बाद विफाक के पास पैसे बचते हैं 7,300 अरब रुपए, जबकि हमारे सूद और कर्ज की जो अदायगी है, जो अपने कर्जे लिए हुए हैं उस पर सूद देना पड़ता है और कर्ज भी देना पड़ता है, वो है 8,000 अरब रुपए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम या बहैसियत मुल्क या हमारी विफाकी हुकूमत वो कितनी एक मालदार है, या उसकी माशी सूरत हाल है क्या। वो शुरू ही नुकसान से होती है। 700 अरब रुपए का फर्क आ रहा है, यानी 7,300 अरब रुपए उनके पास होते हैं जो उन्होंने अलबत्ता जो अदा करने हैं वो बनते हैं 8,000 अरब रुपए। ये हमारी सूरत हाल है। इसके ऊपर भी उन्होंने बात की। देखना होगा कि इसको किस तरीके से काबू पाते हैं। एक और बात उन्होंने की वो है बिजली के हवाले से। वो ये फरमाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम साहब जो बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, वो सरकार बात कर रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 3,800 अरब रुपए की बिजली की तरसील की जाती है, यानी जो बिजली सरकार पैदा करती है और जो तरसील होती है वो बनती है 3,800 अरब रुपए में, और उसके मुकाबले में जो उससे आमदनी होती है वो होती है 2,800 अरब रुपए, यानी 1,000 अरब रुपए का हम इसमें नुकसान करते हैं। और ये भी गरीब आदमी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसकी कॉस्ट हम पे करते हैं। जो आजकल बिजली के बिल्स आ रहे हैं वो इसकी वजह यही होती है कि जो चोरी कर रहा है, जो बिल अदा नहीं कर रहा, वो तो निकल गया, और जो बिल अदा कर रहा है वो चोरी के पैसे भी इधर डाल के उनसे वसूल किए जाते हैं। तो इससे भी अगर जान छुड़ा दें तो कौम आपको दुआएं देगी और उम्मीद भी करती है कि शायद आप इस पे काम कर सकें। है काम बड़ा मुश्किल, मैं आपसे कह रहा हूं ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी, ये मामला इसी तरह ही चलता रहेगा, ये छोटे मसले नहीं हैं। अब आते हैं, ये इनके एक दो पॉइंट्स थे जो मैं जरूरी समझे आपके सामने रखना। उमर अयूब साहब, आपको याद जो उन्होंने तकरीर की उस पर आने से पहले मैं आपको एक रेफरेंस दे दूं। इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने और उन्होंने अपना पहला खिताब ईवान के अंदर किया, और फिर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने तकरीर की वहाँ पे, वो अपोजिशन बेंचेस पे थे उस वक्त, तो उन्होंने अपनी तकरीर का जो इख्तिताम किया था वो इस चीज़ पे किया था कि वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ, आई कॉन्ग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट। तो सेलेक्टेड का जो वर्ड था, इमरान खान साहब अपने पूरे दौर इक़्तिदार में उससे जान नहीं छुड़ा सके, उस वर्ड ने, उस लफ्ज़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और वो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ही कहलाते रहे। और अपोजिशन पूरा दौरानिया जो था उनकी हुकूमत का, इमरान खान साहब की, वो उनको सेलेक्टेड ही कहते थे। तो आज जो उमर अयूब साहब ने तकरीर की, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी एक नाम दे दिया और वो नाम है जाली वज़ीर आज़म। तो ये जाली वज़ीर आज़म जो है ये इनका इसी तरह पीछा करेगा जिस तरह इमरान खान साहब का सेलेक्टेड वर्ड ने किया। तो शहबाज शरीफ साहब जब तक वज़ीर आज़म हैं ये उनको जाली कहेंगे, और ये जाली का टैग जो है वो अपने ऊपर से नहीं उतार सकेंगे। जाली वज़ीर आज़म उनके साथ तब तक चलेगा जब तक वो वज़ीर आज़म रहेंगे। तो एक तो ये बुनियाद रख दिया आज ऑपोजिशन ने। और दूसरी बात उन्होंने की, उमर अयूब साहब ने, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है जो अभी हुआ आज वो गैर कानूनी है, स्पीकर का इलेक्शन गैर कानूनी है, और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी है, पंजाब असम्बली का जो हुआ मामला वो भी गैर कानूनी है, और ये सारा उन्होंने उसको गैर कानूनी करार दे दिया। इसमें फिर हैरान कुन बात यह है
कि अगर वो गैर कानूनी था तो फिर आप उसमें हिस्सा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि है ही गैर कानूनी। आप या तो ये पोजीशन ले लेते कि गैर कानूनी है लिहाजा हम हिस्सा नहीं लेते। बहरहाल ये उन्होंने, पॉलिटिक्स भी होती है तो पॉलिटिक्स भी चलती है साथ साथ। और दूसरा उन्होंने कहा कि जाली वजीर आजम ने तकरीर की, यानी उनकी जो तकरीर थी उन्होंने उसको कहा कि ये एक जाली वजीर आजम की तकरीर थी। ये जो जाली 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 की टर्म है ये मुसलसल चलती रहेगी साथ साथ। और एक और चीज़ उन्होंने कही, एक तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया है, वो भी मुझे होता हुआ नजर नहीं आता, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये इल्ज़ाम तो हर इलेक्शन के बाद लगते हैं, पिछले में भी लगे, उससे पिछले में भी, उससे पिछले में भी, तो कभी किसी इस तरह मुस्ताफ़ी नहीं होते ये। बहरहाल ये भी पॉलिटिक्स होती है। और इसके अलावा उन्होंने जो बात की वो कहते हैं कि फॉर्म 45 से मुतालिक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मेरी ज़ाती राय में ये काम कभी भी नहीं होगा। ये काम इसलिए नहीं होगा कि अगर ये जुडिशल इंक्वायरी में चला जाता है मामला, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा, उनसे मुलाकात भी होती रहती है, मुतादिद मुलाकातें हैं, गुफ्तगू भी होती है, बातचीत। वो बताते हैं कि उनके पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं, दस्तखत शुदा, और उन फॉर्म्स के मुताबिक वो 50,000 की लीड से जीत गए हैं। और मुस्तफ़ा खोखर साहब जो हैं वो भी लड़े थे इलेक्शन से, वो इस चीज़ की गवाही भी देते हैं क्योंकि फॉर्म 45 उनके पास भी मौजूद है। वो भी यही कहते हैं जो शुएब शाहीन साहब कहते हैं। लेकिन यहाँ से जीता कौन? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। तो अब फॉर्म 45 की अगर कहानी पे जाते हैं तो सलमान अकरम राजा साहब का मामला आपके सामने है लाहौर से, और इसी तरह सियालकोट से ख्वाजा आसिफ वाला जो हल्का है वो मामला आपके सामने है। और इस तरह के बेशुमार हल्के हैं जिनके फॉर्म 45 का मामला यानी आपको सुनाई देता है पीटीआई के अरकान की जानिब से, और वो क्लेम करते हैं कि उनके अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी कर दिए जाएं तो उनकी सीटों की तादाद बनती है 180। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर फॉर्म 45 की तहकीकात होती है, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, और ये सारी चीज़ें मंजर आम पे आती हैं, तो फिर तो आपका सारा निज़ाम ही तलपट हो जाएगा, गेम ही बिल्कुल बदल जाएगी, पंजाब की हुकूमत भी बदल जाएगी, विफाक की हुकूमत भी बदल जाएगी। क्या हम इस वक्त जो सूरत हाल हमारी है, मेरा जो पॉइंट है वो बेस इस चीज़ पे करता है कि जो ग्राउंड रियलिटी आपकी है, जो चैलेंजेस आपके सामने खड़े हैं, मुल्क के सामने खड़े हैं, कौम के सामने खड़े हैं, क्या इस सूरत हाल में ऐसा काम हो सकता है कि सारा निज़ाम तब्दील हो जाए? मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है। तो ये मुझे इसमें 5% चांस भी नज़र नहीं आता कि फॉर्म 45 की जुडिशियल इंक्वायरी होगी, और अगर वो हो गई तो फिर सारा निज़ाम बदल जाएगा। तो फिर आपके चैलेंजेस जो है ना, अगर एक आज 10 गुना है तो फिर ये 100 गुना और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये इसका होना मुझे मतलब बहुत ही मुश्किल नज़र आता है, ये काम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अब आते हैं शहबाज शरीफ साहब, चूंकि वज़ीर आज़म तो बन गए, अब उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं मेरे नज़दीक। एक चैलेंज तो उनका है मईशत, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। एक IMF का प्रोग्राम इस वक्त जारी है, और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट था पाकिस्तान का, 2 किस्तें मिल चुकी हैं और तीसरी किस्त उम्मीद है इसी महीने मिल जाएगी। और इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को एक फुल फ्लेज नया प्रोग्राम लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। अब उसमें 2 पॉइंट होंगे। नंबर 1, वो कितना बड़ा प्रोग्राम लेना चाहते हैं, यानी 6 अरब का है, 8 अरब डॉलर का है, 10 अरब डॉलर का है या 12 अरब डॉलर का है। तो एक तो इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना है, यानी हमारा प्रोग्राम जो होगा वो लेना होगा। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा चैलेंज उसको कह लें, वो है सियासी इस्तेहकाम। पाकिस्तान एक तवील अरसे से, कम वेश एक दहाई से मुसलसल अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और उसमें बतदरीज इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। पिछली हुकूमत थी या उससे पिछली हुकूमत थी या अब जो बनने जा रही है, तो यूं कह लें कि ये तीसरी कंसेक्टिव गवर्नमेंट होगी जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम बजाय कम होने के मुसलसल बढ़ रहा है। पिछली असम्बली कैसी चली आपके सामने है, उससे पिछली कैसी चली थी वो भी आपके सामने है, और आज की असम्बली जो है उसका आगाज आज आपने देखा, कल देखा, परसों देखा, आगाज इस तरह हो गया, और आगे इसमें मजीद अबतरी का इम्कान तो मौजूद है, लेकिन इसमें बेहतरी का इम्कान मुझे बज़ाहिर कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है। एक वो इनको कहते हैं कि चोरी का मैंडेट है, जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो उनके पास, उन्होंने आज भी कह दिया कि जाली हुकूमत है, ये सारा गैर कानूनी हो रहा है हर चीज़। अगर वो इस चीज़ को कहते नहीं, वो इस चीज़ को बिलीव भी करते हैं, और जब आप किसी चीज़ को बिलीव कर रहे होते हैं तो फिर आप उससे पीछे नहीं हटते, आप फिर उसको जिहाद समझ के करते हैं। तो ये अब वो इस पोजीशन पे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो इससे पीछे हटेंगे, और इस सिचुएशन के अंदर सियासी इस्तेहकाम का पैदा होना नामुमकिन है। अब इसके बाद होगा आपका IMF का प्रोग्राम। जब IMF का प्रोग्राम होता है तो वो आपको कंडीशंस भी साथ देते हैं। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वो आपको पैसे देता है और आपसे पूछता है कि आपने कहाँ खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, और वापस कैसे करने हैं उसका प्लान भी दें। तो वो जब आप प्लान देते हैं तो वो आपको बताते हैं कि यहाँ सब्सिडी कम कर दें, और यहाँ से ये रियायत दी हुई है इसको कम कर दें, यहाँ बिजली की कीमत बढ़ा दें, यहाँ गैस की कीमत बढ़ा दें, यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ा। ये चीज़ें, ये कंडीशंस, ये प्लान का हिस्सा होती हैं। जब आपको IMF का अगला प्रोग्राम मिलेगा तो उसके साथ जो कंडीशंस आएंगी उसके साथ महंगाई में और इजाफा होगा।
महंगाई तो ऑलरेडी एक अपनी पीक को पहुंची हुई है। पेट्रोल की कीमत आपको पता है, डीजल की कीमत आपको पता है, आटा, दाल, चीनी, रोटी, घी, ये सब कुछ। और अब अगर इस कीमत के ऊपर मजीद इजाफा होगा तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि अवाम की चीखें निकलेंगी। और जब अवाम की चीखें निकलेंगी तो अपोजिशन जो है वो उसको इंतजार होती है इस चीज की। अपोजिशन न सिर्फ इस पर शोर करेगी बल्कि इस शोर को लीड करेगी, वो इसी के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स करेगी। तो क्या मुझे बताइए, जब ऐसा होगा, और जो होने जा रहा है ये कुछ ज्यादा लंबे अरसे की बात नहीं है, बजट सर पे है और IMF का प्रोग्राम सर पे है, ये सब कुछ होगा। अपोजिशन अपना जो मोमेंटम है वो बना रही है, आज भी उन्होंने कोशिश की, वो आगे भी करेंगे। और वो कहते हैं हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो ऐसा हिट करेंगे। तो ये हुकूमत ऑलरेडी कमजोर है, दो फ्रंट्स के ऊपर कमजोर है। नंबर एक, इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी 5 जमातें हैं। इत्तेहादी हुकूमत को हमेशा कमजोर समझा जाता है क्योंकि वो मोहताज होती है चीज़ों को लेकर चलने की। अब MQM की अपनी पॉलिटिक्स भी है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, पीपल्स पार्टी की उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसी तरह काफ लीग हो, IPP हो या जो दीगर हैं। तो जब ये महंगाई करेंगे तो इनको अंदर से भी मज़ाहमत का सामना होगा। बेशक अंदर से वो मिले हुए हों, लेकिन पब्लिकली वो ये कहेंगे कि हम जी इसका हिस्सा नहीं है, ये है वो है, तो ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ अपोजिशन की तो होती है, अपोजिशन वो तो करेगी इस चीज़ के ऊपर, वो पब्लिक के साथ खड़ी होगी और वो उनके साथ हमनवा बनेगी, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेगी। जब ये सारा कुछ हो रहा होगा तो मुझे बताइए कितनी एक मजबूत हुकूमत होगी और कितना एक डिलीवर कर पाएगी। तो ये इम्कानात बड़े मादूम है इस चीज़ के। तो सियासी इस्तेहकाम की मैं बात कर रहा था। अब शहबाज शरीफ साहब का चैलेंज ये भी होगा मईशत के साथ कि वो अपनी हलीफ जमातें जो उनके साथ हुकूमती बेंचेस पे बैठी हैं उनको कैसे राजी रखेंगे, ऑपोजिशन का जो जोर होगा उसको कमजोर कैसे करेंगे या उनके साथ किस तरीके से डील करेंगे, और जो अवाम की तरफ से आएगा बौछार आएगी इनके ऊपर, एहतजाज की मद में हो या गालम गलोच की मद में हो या किसी भी गुस्सा हो, गुस्से को इजहार का मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेगी और एक तवाजुन कैसे बरकरार रख सकेगी कि अवाम भी गुस्सा ना हो, इत्तेहादी भी गुस्सा ना हो और अपोजिशन जो है वो एक हद से आगे ना चली जाए। ये बड़े बड़े फ्रंट्स हैं जिसका शहबाज शरीफ साहब को सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब की कंडीशन इस वक्त ऐसी ही होगी कि उनको पुल सरात के ऊपर से, मुसलसल पुल सरात के ऊपर से गुजरना है। और आप अंदाजा लगाइए जब मुसलसल आप पुल सरात के ऊपर जा रहे हो तो किस कदर मोहतात होकर आपको चलना पड़ेगा। जरा सी बेहतियाती हुई और आपका पता नहीं है आप कहां गए हैं, क्योंकि इधर अपोजिशन इंतजार कर रही है, अंदर हलीफ बैठे हैं उनका दबाव है, और आगे जहां जाते हैं वहां अवाम का दबाव है। और अवाम जो PTI वाले हैं, जो ऑलरेडी इनके ऊपर गुस्सा हैं, जिनको गुस्सा है कि मैंडेट चोरी का वो इल्जाम लगाते हैं या इनको चोर समझते हैं या वो इनको जाली मैंडेट वाली हुकूमत समझते हैं, तो वो भी गुस्से में होगी। तो शहबाज शरीफ साहब हर तरफ से घिरे हुए होंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। दो चीजें कि वो मईशत को किस तरीके से बेहतर करते हैं, अवाम को कैसे रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, और फिर सियासी इस्तेहकाम को कैसे यकीनी बनाते हैं। तो ये दो बड़े चैलेंजेस होंगे जो शहबाज शरीफ साहब को मुसलसल हॉन्ट भी करेंगे और उनको चैलेंज भी, ये चैलेंज उनको चैलेंज करेंगे, रोज उनको इनसे निपटना होगा। तो ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो इनको किस तरह और कैसे बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं, वो हम आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे। अब मैं आता हूं आज के प्रोग्राम के आखिरी और अहम तरीन हिस्से की जानिब। ये हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है कितना अरसा चलेगी, इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये बड़ी अजीब सी बात है, वो तो कैदी नंबर 804 हैं, जेल में बैठे हैं, वो किस तरह फैसला करेंगे। वो फैसला इस तरह करेंगे कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर सिर्फ तहरीक इंसाफ ही होगी। अगरचे मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं वो भी ऑपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन वो बात की बात है, जो यकीनी ऑपोजिशन है वो तो है तहरीक इंसाफ की। और उनका इस वक्त लेवल क्या है ऑपोजिशन का, वो आपने आज भी मुजाहरा किया, कल भी किया और परसों भी किया और आगे भी करते रहेंगे। तो वो यकीनी ऑपोजिशन होगी ईवान के अंदर। इमरान खान साहब को क्या डिसाइड करना है, दो चीज़ों में से वो एक चीज़ डिसाइड करेंगे जो फिर हुकूमत की जो फेट है या तकदीर है उसका फैसला करेगी, उसका तयन करेगी। अगर तो इमरान खान साहब अपनी ऑपोजिशन का अंदाज वो रखते हैं जो वो माजी में करते रहे, बिलखुसूस 2013 के बाद, अगर तो वो उस किस्म की ऑपोजिशन करेंगे तो फिर वो इत्तेहादी हुकूमत को मजबूत करेंगे, क्योंकि जब बाहर से हमला हो रहा होगा तो इत्तेहादी आपस में जुड़ जाएंगे, मजबूत होंगे और वो इनको फाइट करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। और अगर इमरान खान साहब ने अपना जो मोड ऑफ ऑपोजिशन है उसको चेंज किया, वो उसमें थोड़ी नरमी लाए, सड़कों की जो ऑपोजिशन उसको छोड़ दिया, ईवान की ऑपोजिशन में जोर लगाएंगे और भरपूर अंदाज में इनको अपोज करेंगे हुकूमत को, यानी कि सड़कों को छोड़ के अगर वो ईवान की पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर ये इत्तेहादी जो हैं वो मजबूत होने की बजाय वो कमजोर होंगे। वो कमजोर इसलिए होंगे कि उनके ऊपर बाहर से यलगार वाला कोई नहीं है, तो लिहाजा वो आपस में लड़ेंगे।
जब हुकूमत ये सख्त इकदाम लेगी और अपोजिशन बाहर उनको कोई चैलेंज नहीं कर रही, अंदर चैलेंज हो रहा है, उसको हैंडल कर लिया जाता है हुकूमतों की जानिब से, अगर बाहर चैलेंज ना करें तो फिर जो इत्तेहादी होंगे वो आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करेंगे और कमज़ोर भी करेंगे। तो इन दो अप्रोचेस में से एक अप्रोच इमरान खान साहब लेंगे और वो अप्रोच डिसाइड करेगी कि ये हुकूमत कब तक चलती है। या इमरान खान साहब इनको मजबूत करेंगे या इनको कमज़ोर करेंगे। वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा और उसके साथ हम आपको आगाह भी करते रहेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी होगा। आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना कमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।